So now let's talk about the next property, the fifth one, and that is reaction with acids. Acids के साथ पहली बात कि नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये कहना बल्कि ज़्यादा सही होगा दैट दे डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स. जैसे मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ऐसा नॉन मेटल्स नहीं कर सकते. ठीक है. और जो डाइल्यूट एसिड जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वो आपके तीनों में से कोई भी एसिड हो सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड. लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते ही नहीं है. ठीक है. एसिड लाइक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ नॉन मेटल्स आपके रिएक्शन शो करते हैं और रिएक्शन करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. अब अगर ये ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं तो वो बना लेते हैं एसिड्स. ठीक है. लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ देम टू रिएक्ट. लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की. कार्बन जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कंसनट्रेटेड क्योंकि ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, जो एसिड मैंने जितनी रिएक्शंस लिखी हैं वो सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ही लिखी हैं. कार्बन ऑन रिएक्टिंग विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो यहाँ से आया है कार्बन से, के कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 बन गया. ठीक है. नाइट्रिक एसिड जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, ये यहाँ पर खुद रिड्यूस होगा और रिड्यूस होकर बनाएगा NO2. यहाँ पर नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और NO2 में है +4, तो इसकी खुद की जो है वो रिडक्शन हो गई है. ठीक है. सो इन दिस वे इट इज गेटिंग रिएक्टेड. तो एक चीज फिर से सुन लीजिए, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकते हैं नॉन मेटल, लेकिन रिएक्शन ऐसा नहीं है नहीं कर सकते. कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. कार्बन की तरह ही सल्फर भी रिएक्ट करेगा. सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो और ज्यादा ऑक्सीडेशन, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 बनने के बाद बनेगा SO3 और वो SO3 इसी वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा H2SO4. तो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड. HNO3 से बन जाएगा NO2 और H2O. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयोडीन. आयोडीन भी बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेगा. पहले बनाएगा I2O5 आयोडीन पेंटॉक्साइड, और आयोडीन पेंटॉक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके बना देगा HiO3, दैट इज आयोडिक एसिड. दिस एसिड इज नोन एज आयोडिक एसिड. ठीक है. और वही सिमिलर रिएक्शन है NO2 + H2O. सिमिलरली फॉस्फोरस P4 ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स first of all P2O5. P2O5 on reacting with water will form H3PO4, that is phosphoric acid, along with NO2 and H2O. कुछ ऐसे ही रिएक्शंस हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं with concentrated H2SO4 also. स्टूडेंट्स याद रखिए, डाइल्यूट एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन जब हम कंसनट्रेटेड एसिड्स की बात कर रहे हैं, कौन से वाले, नाइट्रिक की और सल्फ्यूरिक की, तो यहाँ पर ये दोनों ही अपने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से ही नॉन मेटल के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं. तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होंगी. कार्बन ऑन रिएक्टिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स द सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर इन द सेंस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड खुद रिड्यूस होके बनाएगा SO2 अलॉन्ग विद वाटर. तो आप डिफरेंस देखिए दोनों में, याद करने के लिए आपको इजी रहेगा. कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 और H2O. यहाँ कार्बन से क्या बन रहा है, CO2, SO2 और H2O. तो दोनों में फर्क क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ बन रही है और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी हर बार. इसी तरीके से अगर हम इसकी सल्फर के साथ रिएक्शन लिखते हैं H2SO4 कंसनट्रेटेड की, तो क्या बनेगा, आपको SO2 ही मिलेगी और अलॉन्ग विद H2O. ठीक है. देन आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की, द प्रोडक्ट फर्स्ट वन इज सेम HiO3 अलॉन्ग विद SO2 एंड H2O. और सिमिलरली अगर आप फॉस्फोरस के साथ लिखना चाहें तो भी एक प्रोडक्ट H3PO4, दूसरा प्रोडक्ट H2O और तीसरा प्रोडक्ट NO2 की बजाय SO2. सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा और इसको ये आपने याद भी अच्छे से करना है. कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते, अलग गैसेस बनाते हैं.
नाइट्रिक एसिड बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है SO2 गैस। वाटर दोनों में कॉमन है, ऑक्साइड या एसिड्स दोनों में कॉमन है, जो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन मेटल की हेल्प से बने हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, and the next one is reaction with bases या alkalis. So children, हमने देखा था, हमने अपने पिछले वीडियो में ऑब्जर्व किया था कि कुछ मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया या फिर आपका जिंक हो गया, और वो बनाते हैं कुछ खास तरह के सॉल्ट, जैसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 या फिर सोडियम जिंकेट, ठीक है, NaZnO2। इसी तरीके से हमारे कुछ नॉन मेटल्स भी, जो नॉन मेटल्स कौन से हैं, रिएक्टिव वाले, कौन कौन से आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये जो हैं ये अल्कलीज यानी बेसिस। अल्कलीज को मैं डिफाइन कर देती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ, वाटर सॉल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कलीज। ठीक है, मैंने दोनों वर्ड्स यूज किए हैं, बेसिस भी लिखा है, अल्कलीज, बेसिकली हम अल्कलीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अल्कलीज हैं ये वो बेसिस हैं जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं। तो खैर आ जाइए मेन टॉपिक पे। जब आपके हेलोजन्स जो हैं यानी आपके नॉन मेटल्स जो हैं, नॉन मेटल ये रिएक्ट कर सकते हैं वाटर सॉल्यूबल बेसिस के साथ। कैसे कैसे रिएक्शन होगी, सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन की। ऑल्दो फ्लोरीन सभी जो है बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन 2% NaOH के साथ जब उसको रिएक्शन उसकी कराई जाती है, इट फॉर्म्स दिस मेन प्रोडक्ट OF2, ऑक्सी डाई फ्लोराइड। जब हमने ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिलकर दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम फ्लोराइड्स कहते हैं, जिनमें से एक OF2 है। तो ये वही OF2 है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू बना। OF2 के अलावा प्रोडक्ट्स आर H2O एज वेल एज NaF, सोडियम फ्लोराइड, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शन डाइल्यूट अल्कली के साथ और कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ है डिफरेंट। जब वो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एक बनेगा नॉर्मल सॉल्ट, सोडियम और क्लोरीन की वजह से, दैट इज NaCl। अगर आप Br2 के साथ लिख रहे हैं तो NaBr आ जाता, और आयोडीन के साथ लिख रहे तो NaI आ जाता। इसके साथ बनेगा वाटर H2O, और एक बनेगा यहाँ पर एक और सॉल्ट, जो सॉल्ट थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, ये है आपका NaOCl। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लोरीन की वाटर के साथ आपको रिएक्शन बताई थी। क्लोरीन ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्म्स HCl एंड HOCl। अब यही HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बना देता है, और ये दूसरा एसिड HOCl ये भी जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो सॉल्ट कौन सा हो गया, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट अलॉन्ग विथ वाटर। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन फॉर ब्रोमीन एंड फॉर आयोडीन। अब कंसनट्रेटेड जब हम नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड बेस जब हम यूज करते हैं इन्हीं के साथ यानी आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन में से किसी के साथ, तो थोड़ी सी रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस केस में आपका ऑन रिएक्टिंग विद ऑन गेटिंग डिजॉल्व, यानी अगर हमने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया वाटर में डिजॉल्व करने के लिए, तो HOCl की बजाय HClO3 नाम का एसिड बनेगा, जिसकी वजह से एक अलग तरह का सॉल्ट बनेगा NaClO3। दिस इज नोन एज सोडियम क्लोरेट। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट, वाटर दोनों में देखिए आप कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क है। NaOCl एक ऑक्सीजन है, NaClO3 तीन ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्लियर, इसको अच्छे से आपने याद रखनी है ये बात। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्शन में स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम जो कि एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने डाइल्यूट लिया है, ये एक बेस है, और डाइल्यूट अगर है तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी। एक तो आपका बन जाएगा एक नॉर्मल सॉल्ट CaCl2 जैसे NaCl बना था, इसके अलावा बन जाएगा वाटर H2O, और देखो एक चीज़ और बनेगी, ये क्या है, NaOCl जैसा ही कुछ CaOCl, और साथ में एक और Cl। यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक तो ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया।
आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं बच्चों, दिस इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर, जिसमें क्लोरीन की जो है दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। यहाँ पर क्लोरीन -1 में भी है और यहाँ क्लोरीन +1 में भी है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों जो है आपके ये कंपाउंड्स बनते हैं ऑन रिएक्टिंग विद वाटर soluble bases of halogens. Now let's talk about the next one. The next property is reaction with chlorine. क्लोरीन अपने आप में ही वैसे तो नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स। कोवेलेंट वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्राइड भी कोवेलेंट बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा सब में कोवेलेंट वर्ड ज़रूर यूज़ हो रहा है। तो याद रखिए कोवेलेंट मतलब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब दोनों ही नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हो रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर देगा नहीं तो बॉन्ड कैसे बनेगा? इन दैट केस द बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, HCl, PCl3, PCl5, CCl4, BeCl2। ठीक है, ये जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है दे आर दी कोवेलेंट क्लोराइड्स। अब यहाँ पर भी कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप ये सारी चीज़ें नोट करें। पहली बात, PCl5 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइक प्रॉपर्टी। तो ये जो PCl5 है ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, गैसीय स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड स्टेट में भी। जब ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसका जो शेप है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि ये कुछ ऐसा नजर आएगा। फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड बने होंगे जिसमें से 3 एक साथ एक प्लेन के अंदर है, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और ये आपका 2 क्लोरीन है जो ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो इनके दोनों के नाम मेंशन किए गए हैं कि ये जो तीनों क्लोरीन हैं ये 1, 2 और 3 जो एक प्लेन में नजर आ रहे हैं, ये क्लोरीन जो है इन्हें कहा जाता है इक्वेटोरियल क्लोरीन। ठीक है, इक्वेटोरियल एटम्स, और ये स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं जो प्लेन के अंदर होते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे बने हुए हैं ये 2 क्लोरीन को बोला गया है एक्सियल। तो 3 क्लोरीन एटम्स आर इक्वेटोरियल एंड 2 क्लोरीन एटम्स आर एक्सियल। ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड नहीं होता और आसानी से टूट जाता है। तो अगर हम PCl5 को हीट करेंगे तो 2 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है। Now let's talk about PCl5 in the solid state. जब ये PCl5 अपनी solid state में होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है आयनिक। आयनिक कैसे होगा? क्योंकि इसमें 2 तरह के आयन्स एग्जिस्ट करते हैं, PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है PCl5 का, तो ये आपको इसमें याद रखना है। इसी तरीके से बात करते हैं BeCl2 की, बेरिलियम क्लोराइड की। बच्चों आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं, बेरिलियम और एक वर्ड आपने सुना होगा बेरियम, BaCl2 और एक BeCl2, दोनों में बहुत फर्क है। BaCl2 इज आयनिक क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन बेरिलियम इज अ नॉन मेटल। ये अगर नॉन मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। ठीक है, शेयरिंग से बनेगा। BeCl2 जो है उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इन द सॉलिड स्टेट और डाइमर की तरह से वो एग्जिस्ट करता है इन दी गैसीय स्टेट। तो पहले बात कर लेते हैं इन दी लाइक पॉलीमेरिक स्टेट। पॉलीमेरिक स्टेट कैसे है? देखिए, बेरिलियम है बच्चों, बेरिलियम के 2 बॉन्ड बने हुए, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। ठीक है, अब अगर इस बेरिलियम को देखें ध्यान से तो बेरिलियम जो है आपका उसके पास उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो भी उस बेरिलियम के पास कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे देगा? कहीं और से। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास खुद के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं, बहुत सारे।
ठीक है, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है अगर कोई लेने के लिए तैयार हो। तो देखिए ऐसा ही होगा। बेरिलियम की ये नॉर्मल अपने बॉन्ड बना रखे थे इसने, लेकिन कोई और बेरिलियम क्लोराइड भी है जिसमें क्लोरीन है और क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी ले लेगा और अल्टीमेटली अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। और साथ ही साथ इस तरीके से आपस में जुड़ते चले जाएंगे, हजारों लाखों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड जो है वो एक लेविस एसिड की तरह से बिहेव करता है। अब आप पूछेंगे कि मैडम बेरियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो बेटा बेरियम क्लोराइड तो आयनिक है, तो उसका स्ट्रक्चर तो हम ऐसे ड्रॉ कर ही नहीं सकते, वो तो हम दिखाएंगे Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, एक फर्दर इन्फॉर्मेशन आर मेंशन कि जो बेरिलियम या बोरोन के जो क्लोराइड हैं ये आपके लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है लेविस एसिड मतलब विच हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपने अभी देखा इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसी वजह से लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए कार्बन के पास उतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्लोरीन के पास अपने लोन पेयर हैं, लेकिन कार्बन के पास कोई गुंजाइश नहीं है, कोई और जगह खाली नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है जो एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से भी यूज होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। यानी ऑक्सीजन के साथ ना तो ये रिएक्ट करता और ना ही ऑक्सीजन को अगर CCl4 डाल दिया जाए तो ये किसी चीज़ के कांटेक्ट में उसको आने देता। तो ये एक तरह का फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसको यूज किया जाता है अंडर द नेम पायरीन, PYRENE। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक रिएक्शन विद क्लोरीन। तो आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा था कि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल अपने से कम रिएक्टिव नॉन मेटल को भी उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। एंड दिस इज़ व्हाट ओनली विच हैव बीन शोन हेयर। सोडियम ब्रोमाइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए और उसमें से क्लोरीन गैस को पास किया जाए तो क्लोरीन क्योंकि ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा, खुद NaCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और Br से निकाल देगा Br2। बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखा है, आप बैलेंस्ड करके इसको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो है रिएक्टिविटी जो है हेलोजन्स की, आप यहाँ से ये भी नोट कर सकते हैं कि व्हाट इज फाउंड दैट फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन है, उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन है, उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में सबसे कम रिएक्टिव हेलोजन है। ठीक है, सो एवरीवन, that is all about the chemical properties of non metals। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने अपने 3 वीडियोस में शेयर किए हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। सो डू प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेल एंड ट्राई टू पुट and list the difference between the chemical properties of metals and non metal। अभी तक आप लोगों ने मेटल और नॉन मेटल को हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे सेपरेट किया है, डिफ्रेंशिएट किया है, बट मैं चाहूँगी कि आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज आप एक टैबुलेट ज़रूर करें व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।